आ रही है वॉइस? स्टार्ट करें लेक्चर। ओके। सो इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रीटमेंट हमें देखना है, ठीक है। तो पेनिसिलिन कंप्लीट हो गया था। होपफुली तुम लोगों ने क्लासिफिकेशन अदर एंटीबायोटिक्स का देख लिया होगा लेक्चर में। तो यहाँ पे हम लोग डोज वगैरह देखेंगे एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन केस देखेंगे, कहाँ पे हम ये कौन से एंटीबायोटिक पर्टिकुलर पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, कहाँ पे दिया जाता है, कितने डोज में दिया जाता है, और पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की जो क्लास है उनका रिस्क फैक्टर क्या है। तो इस लेक्चर में यही आज हमको स्टडी करना है। तो स्टार्ट विद द सिफेलोस्पोरिन क्लास, ठीक है। तो सिफेलोस्पोरिन का यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो तुमको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन से भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेफाजोलिन है। तो याद कैसे करोगे, नाम कैसे याद रखोगे? तो देखो मोस्टली क्या है, हम जितने भी निमोनिक्स या याद करने का तरीका देखते हैं तो मोस्टली वो इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं। तो याद रखना कि सेफेलोस्पोरिन की जितनी भी फर्स्ट जनरेशन की क्लास है उनके स्पेलिंग में या तो एफ ए देखोगे या तो पी एच ए फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो मोस्टली इनके स्पेलिंग के बीच में इन बिटवीन नेम जो है एफ ए या फिर पी एच ए आता है। इसमें भी केवल कुछ एक्सेप्शन केस होता है। और फिर हम थर्ड जनरेशन देखेंगे। थर्ड जनरेशन में तुम अगर स्पेलिंग देखोगे तो उनके स्पेलिंग का जो सफिक्स में आई एम ई या टी ई एन या फिर ओ एन ई, तो ये तीनों जनरली इनके नेम के सफिक्स में हमें देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शन केस क्या होता है, सेफेरोक्सिम का होता है। जैसे सेफेरोक्सिम है तो सेफेरोक्सिम में लास्ट में आई एम ई लिखा हुआ है, लेकिन ये थर्ड जनरेशन में ना रखती है, सेकंड जनरेशन में रखा गया है। तो ये हमारे एक्सेप्शन बच जाता है। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन के नेम में तुमको वहां पे पाई दिखेगा, जैसे सेफी पाइम है तो पाई उनके नेम में तुम्हें इन बिटवीन स्पेलिंग में देखने को मिलेगा। फिफ्थ जनरेशन की बात करोगे तो फिफ्थ जनरेशन के स्पेलिंग में रोल देखने को मिलता है, आर ओ एल, जैसे सेफ्टारोलिन हो गया। तो इस तरीके से सिफेलोस्पोरिन की क्लास को याद कर सकते हो। और बाकी की जितनी ड्रग हमारी सिफेलोस्पोरिन की फिर बचती है वो तुम्हारी चली जाती है इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन क्लास की ड्रग में। तो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस, ठीक है। एंड जो एक्सेप्शन है उन्हें याद रखना। जैसे सेफालैक्सिन है तो सेफालैक्सिन के स्पेलिंग में भी क्या होता है, यहाँ पे पी एच ए आता है, सेफरोक्सिम है, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या है कि ये किसमें आता है, सेफालैक्सिन तो फर्स्ट जनरेशन में आता है, लेकिन सेफरोक्सिम जो है ये किसमें आता है, आई एम ई होने के बाद भी ये हमारा सेकंड जनरेशन में लाइक करता है। अब वो कौन कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे ये सिफेलोस्पोरिन क्लास ऑफ एन एंटीबायोटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो यहाँ पे इंडिविजुअली मोस्टली जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस है ये इंडिविजुअल ड्रग से पूछे जाते हैं। तो जब भी तुम्हारे पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पे क्या आता है कि केस स्टडी बना के भी आ सकता है, या 2 या 3 लाइन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी एग्जामिनेशन में बैठना है तो अपना एक माइंड सेट लेके बैठना है कि तुमसे क्वेश्चन किस तरीके में पूछा जाएगा। और अगर बहुत बड़ा लॉन्ग केस बना के पूछा जा रहा है तो तुमको इंडिविजुअली ड्रग के बारे में तुमने क्या पढ़ रखा है। जितनी भी फार्माकोलॉजी समझने का यही तरीका है कि इंडिविजुअली ड्रग के बारे में तुमने उससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ रखा है वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो अभी जैसे यहाँ पे हमने बात किया है एस्प्रिन का, चलो मैं बता देती हूँ। तो एस्प्रिन के रिगार्डिंग तुमने क्या क्या पढ़ा है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑफ स्टडी। जैसे एस्प्रिन का स्ट्रक्चर देखा, एस्प्रिन का हमें क्लासिफिकेशन देखा, एस्प्रिन का हमने मोड ऑफ एक्शन देखा, एस्प्रिन का हमने बॉन्ड देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, एस्प्रिन के बारे में हमने देखा कि रे सिंड्रोम कॉज करता है, एस्प्रिन में हमने देखा कि ये एंटी प्लेटलेट्स और एंटी एनएसआईडीएस दोनों एक्टिविटी ये प्रोड्यूस करता है। एस्प्रिन का हमने डोज देखा है कि साथ में कॉम्बिनेशन में कितने डोज दी जाती है। तो एक एस्प्रिन है और उसी एस्प्रिन के रिगार्डिंग तुमने जितनी चीजें पढ़ रखी है तो वो तुमको याद रहना चाहिए ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, जब तुम वहां पे एग्जाम में बैठोगे। तो उस तरीके से
ड्रग देखना वहाँ पे कि कौन से ड्रग वहाँ पे दिया जा रहा है, ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है, कौन सा ऑप्शन में क्या ड्रग दिया जा रहा है, उस ड्रग से तुमको अपने आंसर को चूज करना है कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन इस पर्टिकुलर रिलेटेड टॉपिक से हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, हमने क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट जो होगा वो वहाँ पे हेल्पफुल होगा, और तुम कैपेबल रहोगे अपने आंसर को करने के लिए। और तभी कर सकते हो जब तुम्हारा माइंड वहां पे काम रहेगा। तो सबसे पहले जब भी स्टडी करो तो अपने दिमाग को ठंडा रखो, काम रह के करो, और माइंड को रिलैक्स रख के करो, तभी चीजें जो रहेगी वो तुमको याद रहेगी। बहुत चीजें जैसे पढ़ रहे हो, रिवीजन तो करते ही रहना है, और जैसे तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ने के टाइम पे ना तुम्हें भूलना नहीं है चीजों को, और बहुत ज्यादा घबराना नहीं है कि अरे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, ऐसे नहीं। जितना हो पा रहा है उतना करो, जितना अच्छे से अपना दे पा रहे हो, एफर्ट लगा पा रहे हो उतना एफर्ट लगाओ। और चीजों को थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे ना, तो हम लोग एक बार भी कोई चीज पढ़ लेते हैं, और अगर हम दिल लगा के पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, तो वो चीज हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फीड हो जाती है। और तुम्हें ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के बाद पेपर देना है, तुम्हें जल्दी देना, 1 महीने 2 महीने के अंदर पेपर देना है, 3 महीने के अंदर पेपर देना है। तो तब तक तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे माइंड में चीजें जरूर रहेगी, अगर तुम ध्यान से समझ रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल डोंट बी पैनिक। ये जो पार्ट है ना क्लिनिकल फार्माकोजेनोमिक्स, ये एक स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है। यहाँ से हम नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है, गेन भी कर सकते हैं, और यहीं से हम अपना नंबर लूज भी कर सकते हैं। तो दोनों ही हमें इस पे ध्यान, इसीलिए मैं थोड़ा इस पे ज्यादा तुम लोग को समझाते हुए चल रही हूँ कि तुम लोग को फोकस कैसे करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कॉन्ट्राइंडिकेटेड में देखो, यहाँ पे सारा जनरेशन नहीं दे रखा है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है सेफ्ट्रिक्सोन के बारे में। तो मतलब कि सेफ्ट्रिक्सोन को ज्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है डोंट यूज इन नियोनेट। तो ये केस बना के आता है बेटा, ये केस बना के आता है। पेशेंट आया है, वो उसको मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम है, ठीक है, मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम है, तो हम कौन सा एंटीबायोटिक देंगे उसको ठीक करने के लिए। अब इस सिचुएशन में तुमको यही पॉइंट देखना है, तुम्हारे पेपर में तुमको जो ध्यान देना है कि वहां पे तुमसे नियोनेट करके पूछा गया है। नियोनेट का मतलब होता है नवजात शिशु, जो कि जिस दिन से पैदा होता है उसके 1 महीने तक का जो बर्थ होता है उसको हम बोलते हैं नियोनेट बोलते हैं। तो तुम्हें ये देखना है कि नियोनेट मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट नियोनेट का पूछा हुआ है, या तुम्हारा एडल्ट का पूछा है, या सीनियर सिटीजन में पूछा हुआ है। आंसर तुम्हारा यहीं से वेरी कर जाएगा। अगर नियोनेट पूछेगा तो वहां पे मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में तुम एम्पेसिलिन प्लस जेंटामाइसिन दोगे, एम्पेसिलिन प्लस जेंटामाइसिन चलाओगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सेफ्ट्रिक्सोन डू नॉट यूज इन नियोनेट, मतलब कि नियोनेट में हम यूज नहीं कर सकते हैं। वही अगर तुम्हारा एडल्ट या फिर सीनियर सिटीजन का केस आता है, तो इसी सेफ्ट्रिक्सोन में तुम्हारा आंसर जो बन के आ जाएगा, वहां पे तुम्हारा मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज होने लगेगा, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस बनकर। तो ये जो चीज है ना, ये डिफ्रेंशिएट करता है। तुमको जेंडर देखना है, तुम्हें एज फैक्टर देखना है, तुम्हें एसोसिएटेड कंडीशन देखना है। तो ये कहीं ना कहीं क्लिनिकल केस के जब भी तुम क्वेश्चंस को रिजॉल्व करते हो, तो दीज ऑल आर द पैरामीटर विच यू हैव टू नो कि हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो सेफ्ट्रिक्सोन डोंट यूज इन नियोनेट। वाई, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज दे बिलियरी स्लजिंग हो जाता है। कर्निक्चर्स वो सिचुएशन होता है जो कि बच्चों में देखने को मिलता है, ये जो हमारा यहाँ पे ब्रेन से रिलेटेड यहाँ पे डिसफंक्शनिंग देखने को मिलता है। और क्या प्रॉब्लम आता है सेफ्ट्रिक्सोन के साथ, ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगर कोई भी कैल्शियम कंटेनिंग कोई ड्रग दे रहे हो या कैल्शियम कंटेनिंग कोई चीज है, तो वहां पे चिलेशन हो जाता है, चिलेट फॉर्म कर लेते हैं, तो एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं। आईवी रूट्स से अगर आप कैल्शियम कंटेनिंग दे रहे हो तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है। तो इस सिचुएशन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नाउ व्हाट आर द वार्निंग and warning for all the cephalosporin class of drug. क्रॉस सेंसिटिविटी विद पेनिसिलिन एलर्जी, किसी की पहले से अगर हिस्ट्री रही है उसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का, तो हमें नहीं देना है। स्पेशली फर्स्ट जनरेशन में ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि जो अभी हम लोगों ने देखा सेफालेक्सिन, उसमें ज्यादा हमें देखने को मिलता है पेनिसिलिन एलर्जी वाले में, ठीक है। अब फिर क्या कौन सी ड्रग दे रहा है, यहाँ पे सेफोटेटन दे रहा है। तो सेफोटेटन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस करो। यहाँ पे इंडिविजुअल जैसे सेफोटेटन मतलब कि यहाँ पे ये एक एसएआर बता रहा है। एसएआर मतलब स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप। सेफोटेटन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक ऐसा चेन, सेफोटेटन में एक साइड चेन होता है जिसके वजह से सेफोटेटन अगर आप पेशेंट को देते हो
तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाता है, एंड ये क्या कॉज करता है, डाइसल्फरम लाइक रिएक्शन विथ अल्कोहल। तो अल्कोहल के साथ क्या कॉज कर देगा, डाइसल्फरम लाइक रिएक्शन कॉज कर देगा। तो ये भी एक केस बन गया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, सेफोटेटन के बारे में पूछा जा सकता है। अब साइड इफेक्ट क्या होता है सिफेलोस्पोरिन क्लास ऑफ ड्रग का, सीजर हो सकता है, जीआई अपसेट हो सकता है, डायरिया है, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब आरबीसी सेल जो होता है वो डिस्ट्रक्शन होने लगता है, डिस्ट्रक्ट होता है। आरबीसी की सेल जो है, जो एंटीबॉडी होती है, वो एंटीबॉडी अटैक करने लगती है आरबीसी सेल पे, और आरबीसी सेल क्या होने लगता है, टूटने लगता है। तो ये जो टेस्ट होता है ये हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कुंभ टेस्ट से। तो अगर यहाँ पे विद पॉजिटिव कुंभ टेस्ट में ये हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज हो सकता है। यहाँ पे मॉनिटरिंग क्या करेंगे, अगर आप ये क्लास ऑफ एन एंटीबायोटिक दे रहे हो तो रीनल फंक्शन को मॉनिटर करते रहना है। सेफ्ट्रिक्सोन एक ऐसा ड्रग है जो कि वी कैन गिव टू द रीनल पेशेंट, मतलब रीनल यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी जितनी भी आप सिफेलोस्पोरिन क्लास के ड्रग दे रहे हो, याद अगेन आई एम रिपीटिंग, जितनी भी आप सिफेलोस्पोरिन क्लास की आप ड्रग दे रहे हो सब में रीनल एडजस्टमेंट का नीड है, मतलब कि कहीं ना कहीं नेफ्रोटॉक्सिसिटी को लीड कर रहा है, एक्सेप्ट व्हाट, सेफ्ट्रैक्सोन ना ये नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है नो रीनल डोज एडजस्टमेंट, मतलब अगर सेफर सिफेलोस्पोरिन फॉर द रीनल पेशेंट यू कैन गिव द सेफ्ट्रैक्सोन। सिफैक्जिम दे आर अवेलेबल इन अ च्यूएबल टैबलेट। तो ये भी एक सुटिक्स का क्वेश्चन बन सकता है कि विच आर द फॉर्मुलेशन रिगार्डिंग की कौन से ऐसी सिफेलोस्पोरिन क्लास ऑफ एन एंटीबायोटिक है जो कि च्यूएबल फॉर्म में आ रही है। तो यू कैन गिव द आंसर सिफैक्जिम अवेलेबल इन अ च्यूएबल टैबलेट। नाउ ceftazidime and avibactam. Ceftazidime and avibactam, they are activity against the carbapenem resistant enterobacteriaceae। मतलब अगर कार्बापेनम रेजिस्टेंट हो गया है तो उस कंडीशन में आप ये दवा चला सकते हो सेफ्टाजिडिम, ठीक है। आफ्टर थर्ड जनरेशन ओनली आईवी। थर्ड जनरेशन के बाद क्या आता है जितनी भी मतलब फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है ना, ये जो भी हमारी एंटीबायोटिक है, बेटा जो आपका जेंटामाइसिन है ना, जेंटामाइसिन और एम्पिसिलिन ये दोनों हम लोग देते हैं मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन में देते हैं। अगर मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पे चलाते हैं। अगला यहाँ पे क्या है, आफ्टर द थर्ड जनरेशन, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो सिफेक्जिम की टैबलेट आती है, वी ऑल नो दैट ना, लेकिन जो फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में जो ड्रग आ रही है वो कैसी आ रही है, हमारी आईवी रूट में आ रही है, मतलब इंजेक्शन, पैरेंटल फॉर्मुलेशन ज्यादातर मौजूद है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन ऑफ द सिफेलोस्पोरिन क्लास, कहाँ से इंटरेक्शन होगा, सेफोरॉक्सिम एंड सेफोडॉक्सिन, दीज ऑल आर द मेडिकेशन, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना कि दे आर सेपरेट फ्रॉम एंटासिड बाई 2 आवर, क्योंकि चिलेट फॉर्मेशन, अभी तो मैंने बताया ना कैल्शियम कंटेनिंग होगा, चिलेट बनना हो सकता है, एंटासिड में कैल्शियम बेस्ड फॉर्मुलेशन आते हैं, मैग्नीशियम बेस्ड भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं चिलेशन हो जाएगा। तो इसलिए जब भी सेफोरॉक्सिम या फिर सेफोडॉक्सिन चला रहे हैं तो एंट एसिड से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए, और पीपीआई और H2RA का भी हमें उस कंडीशन में भी नहीं देना है इसको। अब आता है हमारा कार्बापेनम की बात करते हैं। अब ये दूसरा एंटीबायोटिक है कार्बापेनम। कार्बापेनम में कौन कौन सी हमारी ड्रग आती है, कार्बापेनम में आती है हमारी, स्टॉप हो जाती है क्या मतलब वॉइस सही नहीं आ रहा है क्या, वॉइस सही है ना आवाज, बता दो चैट बॉक्स में। आवाज आ रही है ना, confirm me guys। May I audible to you all? ओके हाँ दैट्स इनफ। बाकी जो अभी जरूरत होगा ना वो मैं ले लूंगी बीच में एक आध लेक्चर और। देखो अब बात करते हैं हम डोरीपेनम की। डोरीपेनम, इमीपेनम, सिलास्टाटिन,
ये याद रखो, ये हमारी कार्बापेनम क्लास ऑफ एन एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। डोरिपेनम, इमीपेनिम, इमीपेनम, सिलास्टैटिन, ये हमारे देखो यहाँ पे ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है, तो सारे ब्रांड नेम याद करने का तो जरूरत है नहीं, याद भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देख लो एक बार वैसे। तो यहाँ पे क्या है, डोरिपेनम, इमीपेनम एंड सिलास्टैटिन, देखो ये सब बड़ी अच्छी अच्छी ड्रग है जो कि बहुत बार क्वेश्चंस जो है वो रिपीट करता है, कहीं ना कहीं आता ही है, ठीक है। तो बहुत समझ लो कि मैं इसी फाइल से तुमको कम से कम कुछ नहीं तो तुम्हारे पेपर में 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30, घुमा फिरा के 30 मिनिमम बता रही हूँ, कहीं गया ही नहीं है, अगर यही अच्छे से पढ़ ले जाओगे तुम लोग तो। डोरिपेनम में अगर मैं वार्निंग की बात करूं, अब कार्बापेनम की वार्निंग क्या है, कार्बापेनम की वार्निंग ये है, डोंट यूज इन पेशेंट्स विथ पेनिसिलिन एलर्जी, मतलब कि अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी है तो कार्बापेनम भी हम यूज नहीं करेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये भी कॉज करेगा। तो बेटा जहां पे भी जिन भी एंटीबायोटिक के स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग है, बीटा लैक्टम रिंग, केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, बीटा लैक्टम रिंग, वो सारे क्या कॉज करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करते हैं। सीजर रिस्क होता है, सीजर रिस्क भी हो जाता है। इनको भी देने के बाद, कार्बापेनम भी देने के बाद हमें रीनल फंक्शन का डायग्नोस्ट मतलब मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो मॉनिटर भी बहुत जरूरी है कि कौन से ड्रग के देने के बाद क्या किस पर्टिकुलर चीज की मॉनिटरिंग जरूरी है। तो क्लोजापाइन का तो कई बार रिपीटेड आता है, सीबीसी चेक करते हैं, ग्रेनुलोसाइटोसिस कॉज करता है। इसी तरीके से प्रोपाइल थाइयूरिसिल वगैरह भी एक ग्रेनुलोसाइटोसिस कॉज करता है, मेथिमाजोल वगैरह भी। फिंगोली मोड दोगे तो ईसीजी की मॉनिटरिंग करते रहना है। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक वगैरह दे रहे हो तो वहाँ पे ओटोटॉक्सिसिटी भी होता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। अभी सिफेलोस्पोरिन कार्बापेनम में दे रहे हो तो रीनल फंक्शन की मॉनिटरिंग करते रहना है। कुछ ड्रग में देखोगे, अभी हम लोगों ने देखा था जब वायरल वगैरह पढ़ रहे थे अभी ऊपर, तो वहां पे भी हेपेटाइटिस वगैरह, तो वहां पे हम लोगों ने देखा हुआ था कि वहां पे हम लोग मॉनिटर करते हैं, एलएफटी मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। तो ये सारे मॉनिटरिंग से रिलेटेड भी आपको पॉइंट याद रहने चाहिए। एर्टापेनम हो गया, नो कवरेज फॉर, अब देखो अगर किसी को सीडोमोनल इन्फेक्शन है, एंट्रोकोकस इन्फेक्शन है, एक्नोबैक्टर इन्फेक्शन है, तो वहां पे एर्टापेनम काम में नहीं आने वाला है, वो कवर नहीं करता है इन सारी इन्फेक्शन को। तो हो सकता है ये भी पूछ लें कि इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है जो इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन में नहीं देख सकते हैं या इफेक्टिव नहीं है, तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो एर्टापेनम स्टेबल कहाँ पे होता है, स्टेबल इन एनएस ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे एजिट्रोनम। एजिट्रोनम की अगर हम बात करें तो इसकी एक्टिविटी जो है अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव ज्यादा रहती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टेफलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है तो वो ग्राम पॉजिटिव है, तो किस एंटीबायोटिक की इफेक्टिवनेस ग्राम पॉजिटिव पे ज्यादा है, किस एंटीबायोटिक की इफेक्टिवनेस ग्राम नेगेटिव पे ज्यादा है, कौन सा एंटीबायोटिक है वो दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी रखता है, तो ये सब भी चीजें हमें ध्यान रखना है। तो एजिट्रोनम क्या है, एक्टिविटी द अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव इंक्लूडिंग द सीडोमोनास। तो सीडोमोनास हमारा ग्राम नेगेटिव है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एजिट्रोनम जो है इन पे एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। तो अगर किसी को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो वी कैन गिव द एजिट्रोनम। तो डायग्नोस्टिक बहुत जरूरी हो जाता है, तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि बैक्टीरिया क्या है, किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के वजह से इन्फेक्शन हो रखा है, देन हम वहाँ पे पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज किया जाता है। नो ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी, यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव एजिट्रोनम की कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर किसी को पेनिसिलिन एलर्जी है और हमें ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में देना है तो हम एजिट्रोनम को चूज कर सकते हैं, यूज इन पेनिसिलिन एलर्जी, एंड आईवी रूट से ये दिया जाता है। इनकी जो डोजेस फॉर्म है वो आईवी रूट से देते हैं। नाउ द अमाइनोग्लाइकोसाइड, अमाइनोग्लाइकोसाइड बहुत बार बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से भी रिपीट एंड रिपीट क्वेश्चन आते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड से। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अमाइनोग्लाइकोसाइड से, यहाँ पे लिखा है कि एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम निगेटिव, मतलब कि अमाइनोग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक होता है ये ग्राम निगेटिव पे एक्टिविटी देता है ज्यादातर, ठीक है, इंक्लूडिंग द सूडोमोनास यानी सूडोमोनल इन्फेक्शन। तो देखो मोस्टली क्वेश्चन पूछे कहा जाते हैं, स्टेफलोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस हो गया, सीडोमोनल हो गया, ई कुलाई हो गया, एंट्रोबैक्टस हो गया, एंट्रोकोकस हो गया, तो यहाँ से ज्यादा बैक्टीरिया के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव इंक्लूडिंग द सीडोमोनास, तो वी कैन चूज द एमाइनोग्लाइकोसाइड। सिनर्जी टू ट्रीट ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन, अब नाउ in which situation of the gram positive infection aminoglycoside can be used, in the situation of like endocarditis, in the situation of endocarditis, gentamicin or streptomycin with beta lactam or vancomycin we can use। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड
they have an activity against the gram negative, also including the pseudomonal infection, and they can give in the combination drug in the treatment of synergy to treat the gram positive infection in the just like a endocarditis with beta lactam or vancomycin. Vancomycin plus gentamicin can be given. Vancomycin streptomycin can be given. Beta lactam gentamicin can be given. Beta lactam plus streptomycin can be given. Traditional dosing, लोअर डोज मोर फ्रिक्वेंटली व्हेन वी विल गिव टू द पेशेंट। तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड का ड्रॉबैक ज़्यादा होता है, ऑटोटॉक्सिसिटी, हियरिंग डैमेज भी कर सकता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए जो डोज होता है वो लोअर डोज से शुरुआत की जाती है। तो लोअर डोज मोर फ्रिक्वेंटली जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन। तो जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन का जो ट्रफ लेवल होता है, तो कई बार मतलब ये भी एक क्वेश्चन है, काफ़ी बार ट्रफ लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्या होता है, मे बी दे कैन आस्क इन द कंपैरिजन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो मोस्टली हमेशा याद रखना कि अब क्योंकि अगर मान लो ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव में अगर बात करें तो ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में एजिथ्रोनम जो है ना वो इफेक्टिव रहती है, ठीक है। अब अगर हमारे पास वैसे देखा जाए तो जब भी पेनिसिलिन एलर्जी किसी को होता है तो हमारा जो अल्टरनेटिव ड्रग बनता है, अल्टरनेटिव जो ड्रग बनता है वो मैक्रोलिड क्लास ऑफ एन एंटीबायोटिक बनता है। तो अक्सर तो ये ध्यान में रखना होता है कि मैक्रोलिड क्लास ऑफ एन एंटीबायोटिक जो है वो दिया जाता है, जैसे इरेथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब चलता है। बट अगर कंपैरिजन करें पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन और कार्बापेनम, तो इनके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो अगर सिचुएशन बेस है और हमारे को यही देना पड़ेगा, इनमें से चूज करना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में वी कैन चूज द एजिथ्रोनम कंपैरेटिवली अगर बात करें तो कभी-कभी ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कंपैरेटिवली पूछे जाते हैं। वहाँ पे आपको मैक्रोलाइड क्लास ऑफ एंटीबायोटिक में ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसमें पूछ सकते हैं कि मिनिमम यहाँ पे क्या कॉज करेगा, तो कौन-कौन सा ड्रग हम देंगे उस सिचुएशन में। अगला है यहाँ पे कि ट्रफ लेवल। तो ट्रफ लेवल का मतलब होता है मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इनटू द ब्लड। तो जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है ड्रग का ब्लड में उसे हम ट्रफ लेवल बोलते हैं। तो यहाँ पे जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन का अगर न्यूमेरिकल में भी ट्रफ लेवल आए और केवल तुमको याद है कि लेस देन 2 mcg पर ml है, तो तुमको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, आंसर को टिक करके तुम निकल जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो लेस देन 2 mcg पर ml होता है। हाई ट्रफ, होल्ड नेक्स्ट डोज। अगर ट्रफ लेवल ज़्यादा है तो वहाँ पे हम अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मिनिमम कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो हमें नेक्स्ट डोज को होल्ड करना पड़ेगा। इस वजह से होल्ड करना पड़ेगा कि कहीं आगे चलकर उस पर्टिकुलर चीज़ की टॉक्सिसिटी ना हो जाए, जो ड्रग का टॉक्सिसिटी है वो ना लीड कर जाए। तो होल्ड करेंगे हम नेक्स्ट डोज, फिर गिव द डोज लेस फ्रिक्वेंटली। फिर हम बहुत जल्दी जल्दी नहीं देंगे, हम फ्रिक्वेंटली डोज को देंगे। एक्सटेंड कर देंगे इंटरवल डोजिंग, इंटरवल डोजिंग को एक्सटेंड कर देंगे। तो जैसे क्या होता है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं कि कोई भी एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि जैसे मान के चलो कि वेंकोमाइसिन है, ठीक है। तो वेंकोमाइसिन का जो एक साइड इफेक्ट होता है, ये रेड मैन सिंड्रोम कॉज करता है, ठीक है, रेड मैन सिंड्रोम कॉज करता है। तो अब वेंकोमाइसिन अगर आप दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि अगर वेंकोमाइसिन के वजह से रेड मैन सिंड्रोम होने लग रहा है, रैशेस वगैरह आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में पूछेंगे कि मैनेजमेंट कैसे करोगे, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट ही है वहाँ पे कि फार्मास्यूटिकल डिजीज स्टेट मैनेजमेंट। तो उस सिचुएशन में दो चीज हो सकता है। एक होता है कि इन्फ्यूजन रेट को हम क्या करेंगे, इन्फ्यूजन रेट को हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, और या फिर उसी दूसरे शब्दों में बोलो, इन्फ्यूजन टाइम जो है वो इंक्रीज कर देंगे। तो इंटरवल बढ़ा दोगे। तो अगर इंटरवल ऑफ डोजिंग एक्सटेंड कर दोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें क्या देखना होगा, वहाँ पे क्या होगा कि तुम जो सुबह दोपहर शाम दे रहे हो डोज, अब तुम केवल सुबह और शाम दे रहे हो, तो बीच का तुमने क्या किया, स्किप कर दिया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कंसंट्रेशन अपने आप कम होने लगेगा और जो एडवर्स रिएक्शन आ रहा है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ड्रग का मैनेजमेंट करते हैं। तो एक्सटेंडेड इंटरवल डोजिंग, हायर डोज टू गेट अ हायर पीक लेस फ्रिक्वेंटली, लेस एक्यूमुलेशन होगा, और एक्यूमुलेशन अगर लेस होगा तो रिस्क ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड की एक एडवर्स इफेक्ट की प्रॉपर्टी है, और ओटोटॉक्सिसिटी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकेसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, प्लाजोमाइसिन, दीज ऑल आर द मेडिकेशन विच आर
कम्स अंडर द अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। तो फॉर द जेंटामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन, टोब्रामाइसिन अभी हम लोगों ने देखा है बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो फॉर द जेंटामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन ट्रेडिशनल आईवी रूट से जो डोज दिया जाता है वो कितना डोज दिया जाता है जेंटामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन का 1 से लेके 2.5 mg पर केजी चलता है, पर डोज चलता है। मतलब अगर 1 से लेके 2.5 mg, तो अब जितना भी पेशेंट का वेट है, मान लो पेशेंट का अगर जो वेट है वो 20 केजी है, तो अकॉर्डिंग टू द मॉडरेट कंडीशन, सीवियर कंडीशन या फिर माइल्ड कंडीशन, अगर माइल्ड है तो 1 mg पर केजी डोज दोगे, अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो 2.5 mg पर केजी डोज दोगे। तो वहां पे क्या करना होता है कि सपोज करो अगर 20 केजी पेशेंट का वेट है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2.5 कर दोगे तो पर डोज हमारे को निकल के आ जाएगा कि हमें कितना डोज देना है। तो अकॉर्डिंग टू द केजी, वहां पे केजी मेंशन किया रहेगा, तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा वहां पे केजी मेंशन किया रहेगा, उस केजी में बस मल्टीप्लाई करना है और तुम्हारा ये जो कितना डोज चलेगा वो वहां पे तुमको देखने को मिल जाएगा, तुम अपना कैलकुलेट कर सकते हो। और ऑनलाइन कैलकुलेटर जो है वो स्क्रीन के ऊपर रहेगा, जो वहां पे भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, जहां पे भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, वहां पे स्क्रीन के ऊपर ना तुमको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर जो है वो कैलकुलेशन वहां पे कैलकुलेटर जो है वो देखने को मिलेगा, तो तुम वहां से रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये जो क्वेश्चन आया है ये कैलकुलेशन से पूछा गया है। तो 1 से लेके 2.5 mg पर केजी डोज चलता है। तो अभी मैंने क्या बताया, ट्रफ लेवल लेस देन 2 बताया, और ट्रेडिशनल आईवी डोजिंग 1 से लेके 2.5 mg पर केजी। इसी तरीके से रीनल डोज एडजस्टमेंट का भी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर कोई पेशेंट आया है, वैसे तो अवॉइड करना पड़ेगा हमें, कोई भी किडनी का पेशेंट है अगर पूरा उसका परमानेंट फेलियर है तो देंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो और भी प्रॉब्लम कॉज करेगा। लेकिन अगर हमें रीनल डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस का हमें यहाँ पे एवरी 8 आवर, फिर हमारा को वहां पे क्या करना है, इंटरवल बढ़ाना है, फ्रिक्वेंट जो डोज का इंटरवल है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। लगातार हम दवा नहीं दे सकते ऐसे पेशेंट में, क्योंकि रीनल की टॉक्सिसिटी होने का जो है वो रिस्क हो जाता है। एक्सटेंडेड इंटरवल आईवी डोजिंग 4 to 7 mg पर केजी पर डोज चलेगा। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन बाय द हार्टफोर्ड नोमोग्राम, तो ये हार्टफोर्ड नोमोग्राम एक ग्राफ होता है, उससे हम लोग ये फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं एवरी 24 आवर इफ रीनल फंक्शन नॉर्मल है तो। अंडर वेट यूज करेंगे, अगर यूज नॉर्मल वेट, हॉस्पिटल प्रोटोकॉल ऑब्विसिटी है तो हमें अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे नेक्स्ट आता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी, जो ब्लैक बॉक्स वार्निंग, बीबीडब्ल्यू का मतलब हो गया ब्लैक बॉक्स वार्निंग। तो ब्लैक बॉक्स वार्निंग क्या है? यहाँ पे ब्लैक बॉक्स वार्निंग है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा अमाइनोग्लाइकोसाइड, ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज कॉज कर सकता है। अगर ऐसी कोई दवा है जो दो दवा चल रही है साथ में, तो दूसरी जो दवा है, अगर कोई ऐसी दवा है जो उसकी भी प्रॉपर्टी है न्यूरोटॉक्सिक या नेफ्रोटॉक्सिक कॉज करने की, तो जैसे सिफेलोस्पोरिन था, अभी साइक्लोस्पोरिन है, तो ये सब क्या है, ये सब नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, तो ऐसी दवाओं के साथ इन्हें हम अवॉइड करेंगे। कॉशन विद इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, एल्डरली एंड अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, जैसे एम्फोटेरिसिन बी भी कॉज करता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। सिस्प्लाटिन हो गया, पॉलीमैक्सिन है, एनेसाइडस है, साइक्लोस्पोरिन है, फिरोसामाइड है, रेडियो कंट्रास्ट डाई है, टेक्रोलिमस है, वेंकोमाइसिन है, तो ये सब कहीं ना कहीं नेफ्रोटॉक्सिसिटी को लीड करते हैं, कहीं ना कहीं कॉज करते हैं। अगर आप अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो आपको क्या मॉनिटर करना है? आपको ड्रग का लेवल मॉनिटर करना है, रीनल फंक्शन मॉनिटर करना है। ट्रेडिशनल डोजिंग है, ट्रफ लेवल 30 मिनट बिफोर द फोर्थ डोज एंड पीक 30 मिनट आफ्टर एंड ऑफ द फोर्थ डोज। तो ये भी पूछ लेते हैं, ट्रफ लेवल बताइए कि कितने डोज, कितना मिनट बिफोर और कितने मिनट आफ्टर है। एक्सटेंडेड डोजिंग, रैंडम लेवल ड्रॉन आफ्टर द फर्स्ट डोज। तो ये जितने भी मैं पॉइंट बता रही हूँ ना, ये अच्छे से जो है वो नोट कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। एक एक पॉइंट में, एक एक वर्ड में क्वेश्चन छुपा हुआ है, बिलीव मी ना, मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है, तो मैं बार बार तुम लोग को अगर मैं वेटेज बोल रही हूँ कि वेटेज है इस चीज का, तो मतलब है वेटेज कहीं ना कहीं। यहाँ से ही 3-4 क्वेश्चन केवल अमाइनोग्लाइकोसाइड से ही मैंने मतलब देख लिया कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर आता है हमारा क्यूनोलोन्स एंटीबायोटिक। क्यूनोलोन्स एंटीबायोटिक यानी कि आपकी जैसे नैलिडिक्सिक एसिड था, सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। अब यहाँ पे एसएआर आता है, ठीक है, एसएआर आता है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशन से फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक का जरूर पूछा जाता है। एंटी
एंटीबायोटिक में क्यूनोलोन्स का, सिफेलोस्पोरिन का और पेनिसिलिन का, इनका केमिकल स्ट्रक्चर ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चीजें जो है स्ट्रक्चर वगैरह पूछे जाते हैं, और एसएआर ऑफ क्यूनोलोन्स एंटीबायोटिक तो जरूर पूछा जाता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मोड ऑफ एक्शन क्या करता है, देखो यहाँ पे इनका जो क्यूनोलोन्स एंटीबायोटिक है, आगे चलकर जो जनरेशन में डिस्कवर हुआ, तो जब इनके स्ट्रक्चर देखोगे तो फ्लूरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ। जो इनका बेसिक न्यूक्लियस होता है ना, उस बेसिक न्यूक्लियस में एक फ्लोरीन एटम को जोड़ दिया गया था। तो फ्लोरीन एटम को जोड़ने से थोड़ी प्रॉपर्टी जो है वो इन्हांस हो गई। तो और एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग, अभी एसआर जब पढ़ाओगे तो इनके स्ट्रक्चर में देखोगे एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग भी पाया जाता है। तो क्यूनोलोन्स एंटीबायोटिक का जो स्पेक्ट्रम है ना, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ये हो गया कि ये दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एन एंटीबायोटिक, जहां से क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखो इनका क्या सीन है, ये ग्राम पॉजिटिव में भी इफेक्टिव है एंड ग्राम निगेटिव में भी इफेक्टिव है। तो ग्राम पॉजिटिव में लेकिन इनका मोड ऑफ एक्शन अलग है, और ग्राम निगेटिव में इनका मोड ऑफ एक्शन अलग है। तो पहला तो क्वेश्चन यही से बन गया, पहला मैंने एसएआर बताया, जो कि अगर 10 बच्चे क्लास ले रहे हैं तो 8 बच्चों में मिलने वाला है, और दूसरा इनका मोड ऑफ एक्शन बता दिया। ये भी चीजें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या काम करता है, ये अगर ग्राम पॉजिटिव में बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अगर ये किल करेगा तो उनके डीएनए टोपोआइसोमेरेज 4 एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक करेगा। और अगर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करेंगे तो डीएनए गायरेज एंजाइम इनहिबिटर होता है। तो दोनों में अलग अलग एंजाइम पे एक्ट कर रहा है। ग्राम पॉजिटिव में डीएनए टोपोआइसोमेरेज 4। अब देखो आगे अभी हम लोग एंटी कैंसर वगैरह देखेंगे, और पहले भी मैंने शॉर्ट नोट लेक्चर अगर तुम लोगों ने देखा होगा मेरा, तो वहां पे भी ये जिक्र मैंने किया है। वहां पे काफी ड्रग का मैंने मोड ऑफ एक्शन वहां पे इलॉबरेट करा हुआ है। तो देखोगे कि वहां पे बहुत सारी ऐसी एंटी कैंसर में भी जो हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं, तो वो भी टोपोआइसोमेरेज 2 पे काम करती है, इनहिबिटर होती है। मतलब टोपोआइसोमेरेज क्या है, ये इंजाइम होता है। टोपोआइसोमेरेज क्या है, ये इंजाइम होता है। तो अब यहाँ पे जो हमारा क्यूनोलोन्स है, अगर ग्राम पॉजिटिव पे डीएनए टोपोआइसोमेरेज 4 इनहिबिटर है, और ग्राम नेगेटिव पे डीएनए गायरेज इनहिबिटर है, दे हैव अ एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड एटिपिकल मतलब माइकोबैक्टीरियम वगैरह जो होता है, जिनके पास सेल वॉल नहीं होता ना, ऐसे बैक्टीरिया एटिपिकल बैक्टीरिया होते हैं। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, गेमाफ्लॉक्सासिन, ये किस पे इफेक्टिव होते हैं, स्टेप्टोकोकस निमोनी एंड एटिपिकल कवरेज। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में काफी बार दिया जाता है, रिस्पायरेटरी क्यूनोलोन्स में दिया जाता है। माई गुड लंग्स तो कैसे याद रख सकते हो, MGL, ये निमोनिक्स है ना, निमोनिक्स याद करोगे, बिकॉज हमें पता है ना कि कहीं ना कहीं स्टेप्टोकोकस निमोनी दे कैन कॉज द निमोनिया। निमोनिया कैसा प्रॉब्लम है, निमोनिया रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है। तो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट पूछेगा, निमोनिया हो रखा है तो हम, या फिर एटिपिकल इन्फेक्शन है, एटिपिकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, जैसे स्पाइरल चीट वगैरह का इन्फेक्शन है, तो हम क्या दवा दे सकते हैं। अगर हमें क्यूनोलोन्स को चूज करना है तो वी कैन गिव द MGL, माई गुड लंग्स। इट मीन्स दैट व्हाट आर द M स्टैंड फॉर द मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गैमाफ्लॉक्सासिन एंड लीवोफ्लॉक्सासिन। they all are MGL used in the treatment for the respiratory infection, especially causative agent streptococcus pneumoniae and atypical coverage. Now the cipro and levo, ciprofloxacin and levo, तो सिप्लेक्स बहुत बार तुम लोग जैसे डायरिया वगैरह होता है तो तुम लोग को भी पता है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉर्फ्लॉक्सासिन, नॉर्फ्लॉक्स टीजेड वगैरह यूज होता है। तो स्पेशली सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड लीवोफ्लॉक्सासिन दे कवरेज था स्यूडोमोनल इन्फेक्शन कवरेज। तो स्यूडोमोनल इन्फेक्शन में स्पेशली सिप्रो एंड लियो कैन बी यूज, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड एटिपिकल में MGL एंड रिस्पायरेटरी क्यूनोलोन में मॉक्सी, लीवो एंड गेमा कैन बी यूज। मॉक्सी आल्सो यूज इन द एनारोबिक कवरेज ऑफ बैक्टीरिया, मतलब अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसका जिसका जो नेचर है वो इन द absence ऑफ ऑक्सीजन भी अगर ग्रो करता है, तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन भी हम लोग यूज कर सकते हैं इन द सिचुएशन ऑफ एनारोबिक कवरेज में, यह यूज होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट है MRSA कवरेज में हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, डेला, ठीक है। तो इनके आगे नाम में याद कर लेना कि ऑफ डेला फ्लॉक्सासिन, फ्लॉक्सासिन ऐसा लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे MRSA कवरेज में यूज किया जाता है। तो MRSA में हम लोगों ने वैनकोमाइसिन भी देखा हुआ है, MSSA, MRSA, MSSA में ऑक्सीसिलिन, फ्लॉक्सासिलिन यूज होता है, MRSA में वैनकोमाइसिन यूज होता है, MRSA में यहाँ पे हम लोगों ने डेला फ्लॉक्सासिन भी देख लिया है कि यूज हो रहा है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई इन्फेक्शन में भी यूज होता है, आई ड्रॉप के तौर पे भी आता है। तो आई ड्रॉप में सिलोक्सेन हो गया, ईयर ड्रॉप हो गया, यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, तो ये सब में यूज होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन
मॉक्सिफ्लॉक्सासिन भी आई ड्रॉप में यूज हो रहा है। इनके अंदर हमें रीनल डोज एडजस्टमेंट का नीड नहीं है। तो मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, पहले भी शायद इस क्वेश्चन का मैंने जिक्र किया था कि मॉक्सिफ्लॉक्सासिन कैन बी गिवन टू द रीनल पेशेंट। रीनल पेशेंट में ये हम दे सकते हैं क्योंकि इनको देने के बाद रीनल डोज एडजस्टमेंट का नीड नहीं होता है। ब्लैक बॉक्स वार्निंग क्या है? अब ब्लैक बॉक्स वार्निंग इनकी ये है कि अगर हमें फ्लूरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक यूज करना है, क्विनोलोन्स, अब देखो ये जो क्विनोलोन्स एंटीबायोटिक ऑफ क्लास है ना, तो इनको भी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने सिफेलोस्पोरिन को देखा हुआ है। तो ये टेंडन इन्फ्लामेशन, रप्चर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सीएनएस इफेक्ट, अगर किसी को सीजर है तो सीजर वगैरह, अगर किसी को पहले से एपिलेप्सी है तो वहां पे ये अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये सीजर कॉज कर सकते हैं। एंड यस, दे कैन कॉज द क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब क्या करते हैं, ईसीजी जो होता है, जो वेव होता है, वो कहीं ना कहीं अरेदमिया कॉज कर देते हैं। क्यूटी इंटरवल को, जो क्यूटी वेव है उनको बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग कर देते हैं, तो आगे का वेव जनरेट नहीं हो पाता, तो इससे अरेदमिया होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, जिथ्रोमाइसिन हो गया, दे कैन कॉज द क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करते हैं। उसी जगह जो डिजॉक्सिन होता है वो भी अरेदमिया कॉज करता है, लेकिन वो पीआर इंटरवल को इंक्रीज करता है। तो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करते हैं। हाईएस्ट रिस्क विथ मॉक्सी, मॉक्सी के साथ ज्यादा देखने को मिला है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन क्यूटी प्रोलॉन्गेशन ज्यादा करेगा। हाइपो एंड हाइपरग्लाइसेमिया दोनों प्रॉपर्टी है कॉज करने के। साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस कॉज हो सकता है। फोटो सेंसिटिविटी है। अब प्रेगनेंसी हो गया, चिल्ड्रन में ब्रेस्ट फीडिंग में अवॉइड करना चाहिए। सिप्रो ओरल सोल्यूशन, डोंट पुट इन एनजी और फीडिंग ट्यूब। मॉक्सी डोंट यूज फॉर यूटीआई। तो यूटीआई में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, बाकी देखो यूटीआई में सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज किया जाता है, लेकिन यूटीआई के केस में हम लोग मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे डोंट यूज लिखा है। तो जितने भी हमारी क्विनोलोन्स है, दे कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बट एक्सेप्ट द मॉक्सी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्या नहीं यूज करना है। तो ये जो एक्सेप्ट चीज है ना, वो ज्यादा ध्यान दो क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तुमको 4 ऑप्शन देंगे, वो चारों के चारों ऑप्शन तुमको क्विनोलोन्स एंटीबायोटिक के रहेंगे। उनमें से किसी एक ड्रग को वहां पे आइडेंटिफाई करना, लियो, मॉक्सी, सिप्रो में, कि कौन सा नहीं यूज किया जाता है यूटीआई में, तो वो तुम लोग को कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है कि ये सब चीजें जो छोटी छोटी पॉइंट है ना, इनको दिमाग में रखना है। तो डोंट यूज फॉर यूटीआई, नो रीनल एडजस्टमेंट। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, जितनी भी ड्रग क्यूटी को प्रोलॉन्ग करती है, क्योंकि अभी हमने क्या बताया, एजिथ्रो भी बताया मैंने, और भी बहुत सारे एक लिस्ट होती है जो कि क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती है ड्रग। तो जितनी भी क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करने का कैपेबिलिटी रखती है जो ड्रग, उनके साथ इन्हें हमें अवॉइड करना है। और बच्चों के अंदर हम इसलिए अवॉइड करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह, क्योंकि बच्चों में ये फोटो सेंसिटिविटी कॉज कर देते हैं। प्रेगनेंसी वगैरह में भी टेरिटोजेनिक हो सकते हैं, तो अवॉइड करना पड़ता है। गैटिफ्लॉक्सासिन, जैमिफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, एंटी एसिड पॉलीवेलेंट कैटायन चिलेशन बना सकते हैं, तो सेपरेट करना है। सेवलामेर जो कि हाइपरफॉस्फेटेमिया के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा था, जब फॉस्फेट का लेवल बढ़ रहा था तो एंटीडोट के तौर पे यूज हो रहा था, तो वहां पे ये सेपरेट करना होता है। वहां से 2 आवर तक मतलब सेपरेशन रखना है। लेवल ऑफ थियोफाइलिन इंक्रीज हो सकता है। ये तो एक तरीके से ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हमें देखने को मिल गया। अब आती है मैक्रोलिड की बात आती है। मैक्रोलिड एंटीबायोटिक है, इनका क्या मोड ऑफ एक्शन है, दे कैन बाइंड द 50S राइबोसोमल यूनिट एंड दे आर आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर बैक्टीरिया के, ठीक है। एक्टिविटी अगेंस्ट द एटिपिकल पे एक्टिविटी इनकी ज्यादा होती है। अजिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन, दीज ऑल आर द, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह का स्ट्रक्चर भी आता है, केमिकल स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, तो एंटीबायोटिक में केमिकल स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन ये तुम्हारी एसिडिक सेंसिटिविटी रखता है, इरेथ्रोमाइसिन, तो ये केमिस्ट्री से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंसिटिविटी टू एसिडिक इन्वायरमेंट, तो इरेथ्रोमाइसिन आंसर होता है। स्ट्रक्चर दे के पूछ लेते हैं। अजिथ्रोमाइसिन हो गया यहाँ पे। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, सिमोस्टैटिन और लिवोस्टैटिन के साथ नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। सिमो और लोवा जो ये ड्रग है ना, अभी हम हाइपरलिपिडीमिया पढ़ेंगे, तो लिपिड के कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड के लेवल जो बड़ा होता है उसे ये कंट्रोल करता है। तो लेकिन अगर एचएमजी को रेडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर होता है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग होती है, तो सिमोआ और लोवा के साथ मैक्रोलिड नहीं चलाते हैं, डोंट यूज विथ विथ क्लेरिथ्रो या इरेथ्रो। तो ज्यादातर इरेथ्रोमाइसिन और क्लेथ्रोमाइसिन जो है वो सिम्वा और लोवा के साथ अवॉइड किया जाता है। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन ये भी कॉज कर सकते हैं, हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। और ये जो क्लेथ्रोमाइसिन है ना,
ये क्लेथ्रोमाइसिन जो है ये भी कहीं ना कहीं तुम्हारा जो है कैड जैसा जो डिजीज है वो कॉज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जीआई अपसेट हो गया, डीडीआई, तो ये सब प्रॉब्लम है यहाँ पे, इंट्रैक्शन है। इरेथ्रो क्लेथ्रो आर CYP304 इनिबिटर होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। देखो, ये सब अभी मैंने क्या बताया कि ये जितने भी होते हैं ना कहीं इम्पैक्ट किस पे डाल रहे हैं। आई थिंक आवाज अभी क्लियर होगा, दिक्कत हो गया था। तो ये जो हमारे कैड वगैरह, सॉरी, ये जो हमारे जो ड्रग है ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे अरेदमिया को कॉज कर रहे हैं, क्यूटी, तो मोस्टली ये हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जीआई अपसेट हो गया, डीडीआई, इरेथ्रो एंड क्लेथ्रो आर CYP3A4 इनिबिटर। सिमुआ लोवास्टैटिन कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिकॉशन के साथ हमें वार्फरिन के साथ देना चाहिए। अवॉइड क्यूटी प्रोलॉन्गिंग ड्रग, एजोल, एंटी फंगल, एंटी साइकोटिक। तो ये देखो कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चल रहा है, एजोल क्लास की जो एंटी फंगल ड्रग होती है ना, एजोल क्लास की, वो इट्राकोनाजोल वगैरह, ये अवॉइड, ये भी कहीं ना कहीं क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज करता है। एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी साइकोटिक टिपिकल एटिपिकल, तो कहीं ना कहीं ये भी क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करता है। मेथाडोन भी क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करता है। क्यूनुलोन्स तो कर ही रहा है क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग, तो दे कैन कॉज द आर्टरी रिलेटेड प्रॉब्लम ना, मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीज जो है ये कॉज कर सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन फीवर इंट्रैक्शन है, मतलब एजिथ्रोमाइसिन सेफर माना जाता है कंपैरिजन टू देम, इसीलिए प्रेगनेंसी में एजिथ्रोमाइसिन को रिकमेंड कर देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन कैन बी गिवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सेफर होता है। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन का मोड ऑफ एक्शन, इनहिबिट करेंगे 30S राइबोसोमल यूनिट, बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस को बनने नहीं देंगे। एक्टिविटी इनकी एटिपिकल पे ज्यादा है। डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन जो है ये इनका ये भी क्लास में आता है, टेट्रासाइक्लिन की क्लास में आता है। यही डॉक्सीसाइक्लिन जो अभी हमने बताया था ना, प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट ट्रैवलर ऑफ मलेरिया, वहां पे यूज किया जा रहा था डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, इनकी वार्निंग क्या है, टेट्रासाइक्लिन, सैलिसाइक्लिन, वार्निंग क्या है, ये फोटो सेंसिटिविटी कॉज करेंगे, बच्चों में जो लेस देन 8 ईयर है वहां यूज नहीं करना चाहिए, टूथ डिस्कलरेशन कॉज कर देते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, टेरेटोजेनिक है, ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देंगे। ड्रग इंड्यूस द ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसस, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम जो है मीनोसाइक्लिन के साथ, मीनोसाइक्लिन के साथ। देखो, नॉट फॉर द ऑल, यहाँ पे जो स्पेसिफिक लिखा है ना, पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग में स्पेसिफिक एक ड्रग के बारे में जो जिक्र किया है वो ध्यान दो। मीनोसाइक्लिन ही ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसस, आओ, ये एक तरीके के इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, तो ये कॉज करता है, मीनोसाइक्लिन कॉज करता है। तो अब यहाँ पे नोट्स क्या है, आईवी और ओरल रेशियो 1:1 का चलता है। डॉक्सीसाइक्लिन अगर आप ले रहे हो तो सिट अपराइट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट आफ्टर, तो मतलब अगर लेने के 30 मिनट के बाद आपको अपराइट सिटिंग के मोड में बैठना है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, एंटी एसिड के साथ इंटरेक्शन है, टेट्रासाइक्लिन का चिलेट बना सकता है। कैल्शियम कंटेनिंग, जैसे मिल्क वगैरह के साथ नहीं लेते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, चिलेशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। पॉलीवैलेंट कैटायन, सुक्राल फेट हो गया, बिस्मथ सबसैलिसिलेट हो गया, बाइल एसिड रेजिन है, तो इनके साथ नहीं लेना चाहिए, चिलेशन बनता है। और हमें सेपरेट करना है 1 आवर बिफोर और 4 आवर आफ्टर। अवॉइड द डेली प्रोडक्ट 1 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर। फिर आता है हमारा सल्फोनामाइड क्लास ऑफ एन एंटीबायोटिक। देखो, एक एक इंडिविजुअल क्लास ऑफ एन एंटीबायोटिक हम लोग पढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। सल्फोनामाइड की बात करें तो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये फॉलिक एसिड के पाथवे को नहीं बनने देते हैं, तो कहीं ना कहीं फॉलिक एसिड बनने नहीं दे रहे हैं, तो मतलब तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर सल्फोनामाइड दे रहे हो तो फॉलिक एसिड की तो डेफिशिएंसी भी हो जाएगी। यही से हम लोग को दिमाग लगा लेना चाहिए, जैसे मीथोट्रिक्सेट दोगे तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाता है लॉन्ग टर्म, अगर यूज कर लिया तो फॉलिक एसिड अदर डे से पेशेंट स्टार्ट करता है, तो सल्फोनामाइड के साथ भी दिक्कत है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी लॉन्ग टर्म अगर यूज करेंगे तो होना लगेगा, क्योंकि ये फॉलिक एसिड पाथवे को इनिबिशन करते हैं। एक्टिविटी अगेंस्ट MRSA, एक्टिविटी अगेंस्ट MRSA, सिगेला, सल्मोनेला, इनके अगेंस्ट इनका इम्पैक्ट आता है, मतलब इफेक्टिव होते हैं।
5:1 रेशियो तो हम लोग को पता है कि ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फामेथोक्साजोल कॉम्बिनेशन में आता है, तो 5:1 के रेशियो में आता है। डोजिंग किस पे बेस्ड होता है? ट्राइमेथोप्रिम पे। ये यही जो ट्राइमेथोप्रिम है ना, ये पोटेशियम लेवल भी बढ़ाता है, अभी आगे बताएंगे। हाइपरकैलेमिया भी कॉज करता है। सिंगल स्ट्रेंथ 400 mg अगर आप यूज कर रहे हो 80 mg TMP, डबल स्ट्रेंथ 800 और 160 का, तो जो डोज होता है वो किस पे बेस्ड होता है? ट्राइमेथोप्रिम पे बेस्ड होता है। तो कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि जैसे कॉम्बिनेशन में जो ड्रग चल रही है तो डोजिंग किस पे बेस्ड होती है उस कॉम्बिनेशन की? बैक्ट्रिम नाम से आता है, सल्फामेथोक्साजोल ट्राइमेथोप्रिम। ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। प्रेगनेंसी के सिचुएशन में नहीं, लेकिन नॉर्मल कोई पेशेंट आया है जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो वहां पे ये ड्रग ऑफ चॉइस बनता है, सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम यूज किया जाता है इन द सिचुएशन ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की सिचुएशन में। 1 DS टैबलेट POBID इंटू 3D चलता है। बाकी प्रोफाइलैक्सिस डेली पीसीपी ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, सीवियर इन्फेक्शन में यूज होता है। सल्फा एलर्जी, अब इनके जो क्या बोलते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर, उस केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो होता है ना, सल्फर एटम पाया जाता है। ठीक है, सल्फर, जब क्योंकि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, सल्फर सल्फर एटम होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर किसी ऐसे, बहुत सारी ऐसी ड्रग है जो कि मतलब सल्फा कंटेनिंग है, जैसे डेक्सोन हो गया, सल्फा मेथोक्साजोल है, ट्राइमेथोप्रिम है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है ना जिनको प्रॉब्लम है, सल्फा एलर्जी है, तो ये सारी जो ड्रग है उन्हें हम क्या करेंगे, अवॉइड करते हैं। उन्हें हम क्या करेंगे, अवॉइड करते हैं। स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरिया हो गया, G6PD डेफिशिएंसी है, तो ये सब कॉज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक तरीके का रिस्क फैक्टर है। ये सब क्या है, रिस्क फैक्टर है किसका? सल्फा मेथोक्साजोल का। और ये अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन्फेक्शन में यूज होता है। ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन्फेक्शन में यूज होता है। और कहीं ना कहीं निमोनिया वगैरह में भी यूज होता है ना, जैसे निमोनिया हो गया, न्यूमोकोकस से निमोनिया अगर हो रहा है तो वहां पे भी यूज होता है। निमोसैटिक निमोनिया हो गया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो गया, तो वहां पे भी ये सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम जो है वो यूज किया जाता है। पीसीपी का मतलब बेटा होता है नीमोसिस्टिस निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया जो होता है ये स्पेशली एक तरीके से रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो वहां पे ये यूज किया जाता है, ऐसे पेशेंट में भी ये यूजफुल होता है। नेक्स्ट है स्किन रिएक्शन हो गया, G6PD डेफिशिएंसी है। क्या क्या साइड इफेक्ट आता है? फोटो सेंसिटिविटी है, हाइपरकैलेमिया, मैंने क्या बताया, पोटेशियम लेवल इंक्रीज। तो देखो याद था मुझे, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, हाइपरकैलेमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया विद पॉजिटिव कुम टेस्ट, क्रिस्टल यूरिया। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, बैक्ट्रिम एक CYP2C9 इनिबिटर है, तो ये INR बढ़ा देता है, तो वारफरिन के साथ इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। वारफरिन के साथ इंटरेक्शन देखने को मिलेगा सल्फामेथोक्साजोल का, यानी कि वारफरिन का जो रिस्क है, एडवर्स इफेक्ट ब्लीडिंग का, ये बढ़ा देगा। तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज। INR बढ़ रहा है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, जो कि वारफरिन देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो कहीं ना कहीं सल्फामेथोक्साजोल के साथ अगर वारफरिन दे रहे हो तो ब्लीडिंग होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरकैलेमिया व्हेन यूज इन रीनल डिस्फंक्शन आर इन कॉम्बो विद अदर ड्रग। अगर एस इनिबिटर के साथ, यानी कि ये भी ध्यान देना है कि सल्फामेथोक्साजोल ट्राइमेथोप्रिम, इनको हम लोग स्पाइरोलेक्टोन हो गया है ना, स्पाइरोलेक्टोन, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट, डायूरेटिक, या फिर एस इनिबिटर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो ये सब की भी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब भी हाइपरकैलेमिया कॉज करते हैं ना। तो ऐसे ड्रग के साथ हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम लेवल का बढ़ने का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंटीबायोटिक फॉर ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन, अब एंटीबायोटिक फॉर ग्राम पॉजिटिव में हम किसकी बात करते हैं, वैनकोमाइसिन की बात करते हैं। ग्राम पॉजिटिव वैनकोमाइसिन, ये क्या काम करता है, ये भी बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। कैसे, लेकिन वो कैसे करेंगे, ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन के सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करते हैं, ये डी एलानिल सेल वॉल प्रिकर्सर के एक्ट पे जाके बाइंड कर जाते हैं। एक्टिविटी इनकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ज़्यादा होती है। MRSA इन्फेक्शन में और क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल में बाई ये यूज किए जाते हैं वैनकोमाइसिन। तो देखो MRSA में तो ये इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल में वैसे तो वैनकोमाइसिन का
वैसे तो वैनकोमाइसिन का पुअर बायो अवेलेबिलिटी होता है, मतलब ओरल रूट से पुअर बायो अवेलेबिलिटी होता है, लेकिन एक्सेप्ट ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेप्ट केवल वो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन होता है जहां पे वैनकोमाइसिन बाई वाया द ओरल रूट दिया जाता है, पीओ ओनली दिया जाता है, वाया द ओरल रूट दिया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वैनकोमाइसिन हमारी फर्स्ट लाइन होती है फॉर द मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन। कंसीडर एन अल्टरनेटिव व्हेन एमआरएसए का मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन मोर देन 2 mcg पर ml है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन में आईवी अगर ब्लड तक इन्फेक्शन है तो हमें इंट्रावेनस रूट से चलाना होता है। कितना चलाना होता है? डोज। वैनकोमाइसिन का डोज कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ड्रग है। रेडमैन सिंड्रोम कॉज करता है, डोज पूछा जाता है, ट्रफ लेवल पूछा जाता है, कई क्वेश्चन आया है। वैन ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल में ओरल रूट से देते हैं, और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल में वैनकोमाइसिन ओरल रूट से देने के अलावा भी पूछा जाता है कि दूसरा नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड क्या होता है, तो वहाँ पे यूज सोप एंड वाटर करके आंसर करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिस्टेमिक इन्फेक्शन आईवी ओनली 15 to 20 mg पर केजी एवरी 8 to 10 आवर्स के बीच में देना है। रीनल डोज एडजस्टमेंट है, यूज टीबीडब्ल्यू, क्रिएटिनिन क्लियरेंस का रेंज ये होना चाहिए। यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन में ओरल रूट से देंगे 125 mg QID चला सकते हैं और 10 डेज के लिए। तो ये डोज भी याद रख लेना कितना डोज चलता है, 125 mg QID इंटू 10 डेज। वार्निंग क्या है? वैनकोमाइसिन ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इन्फ्यूजन रिएक्शन, रेडमैन सिंड्रोम कॉज करेगा। डोंट इन्फ्यूज फास्टर देन 1 ग्राम पर आवर। इससे ज़्यादा फास्टर हमें इन्फ्यूज नहीं करना है, नहीं तो ये रेडमैन सिंड्रोम जैसा हमें रैशेस वगैरह देखने को मिलने लगेगा। आप दे रहे हो अगर वैनकोमाइसिन तो आपको रीनल फंक्शन मॉनिटर करते रहना है, ड्रग लेवल, ट्रफ लेवल आपको चेक करते रहना है, एयूसी एरिया अंडर कर्व और मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन रेशियो को आइडेंटिफाई करना है। सीरियस इन्फेक्शन अगर हो जाएगा तो बैक्टीरियमिया, सेप्सिस, एंडोकार्डियाटिस, निमोनिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, मेनिंजाइटिस, तो ये सारे सिचुएशन में इतना रेशियो होना चाहिए। अदर इन्फेक्शन 10 to 25 mcg पर ml। डीडीआई ड्रग इंटरेक्शन, ओटोटॉक्सिक ड्रग जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड, सिस्प्लाटिन, लूप डायरोटिक, इनके साथ नहीं देना है। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग अमाइनोग्लाइकोसाइड, एम्फोटेरिसिन बी, सिस्प्लाटिन, पॉलीमैक्सिन, इनके साथ भी अवॉइड करना है क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी दोनों को लीड करते हैं। लिपोग्लाइकोपेप्टाइड, अब बात करते हैं हम लोग लिपोग्लाइकोपेप्टाइड की। तो लिपोग्लाइकोपेप्टाइड एंड इन वेंसिन, तो इनके नाम के आगे क्या होगा? लास्ट में वेंसिन लिखा होगा, जैसे कि डेल्वावेंसिन, टेलावेंसिन, ओरिटावेंसिन। तो ये किस क्लास में आते हैं? लिपोग्लाइकोपेप्टाइड में। ये कैसे काम करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को बाय द बाइंडिंग विद डी एलानिन। यहाँ पे ब्लैक बॉक्स वार्निंग क्या है टेलावेंसिन का? टेलावेंसिन का जो ब्लैक बॉक्स वार्निंग है, ये फीटल रिस्क है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। डोंट यूज आईवी अगर अल्ट्रा फ्रैक्शनेट हिपैरिन, अगर आप ये दे रहे हो, टेलावेंसिन चला रहे हो, लिपोग्लाइकोपेप्टाइड, तो आईवी रूट से अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन नहीं चलाना चाहिए, एंटीकोगुलेंट ड्रग। ओरिटावेंसिन डोंट यूज आईवी यूएफएच फॉर 120 आवर, मतलब 5 डेज तक के लिए नहीं यूज करना है। वार्निंग क्या है? ये फाल्सली क्या करते हैं, अगर आप यूज कर रहे हो, अगर ये अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन एंटीकोगुलेंट इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, अगर आप ये दे रहे हो तो कहीं ना कहीं एपीटीटी टाइम जो है वो गलत दिखाएंगे। एपीटीटी टाइम इंक्रीज करेंगे तो ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाएगा। रेडमैन सिंड्रोम भी कॉज करते हैं, टेलावेंसिन वगैरह भी। इन्फ्यूजन रिएक्शन, रेडमैन सिंड्रोम हो गया। सिंगल डोज रेजिमेन, एक्सट्रीमली लॉन्ग हाफ लाइफ, तो ये सब हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है लिपोग्लाइकोपेप्टाइड के साथ। डेप्टोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन जो ड्रग होती है ये एक्टिव होती है अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव इंक्लूडिंग एमआरएसए। एमआरएसए में भी आप डेप्टोमाइसिन देते हो। वीआरई वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस हो गया तो वहां पे डेप्टोमाइसिन चलता है। डेप्टोमाइसिन रेब्डोमाइलोसिस कॉज करता है, तो रेब्डोमाइलोसिस कॉज करता है, मायोपैथी कॉज करता है, तो सिमोस्टैटिन वगैरह के साथ भी नहीं देना चाहिए। ये भी एपीडीटी या आईएनआर का फॉल्सली इंक्रीज करेंगे। ये भी साइड इफेक्ट, सीपीके का लेवल बढ़ा देंगे, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज एंजाइम, इनका लेवल बढ़ा देंगे, तो सीपीके लेवल की वीकली मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। कंपैटिबल विद एनएस और एलआर, नो डेस्टोज के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है डेप्टोमाइसिन की, लेकिन एनएस नॉर्मल सेलाइन वगैरह के साथ या रेक्टेड सोल्यूशन, तो उसके साथ ये कैपेबल हैं, कंपैटिबिलिटी शो करते हैं।
लेकिन निमोनिया में यूज नहीं करना है डेप्टोमाइसिन का। डोंट यूज टू ट्रीट निमोनिया इनएक्टिवेटेड इन लंग्स बाय सर्फेक्टेंट, तो इनएक्टिवेट हो जाते हैं डेप्टोमाइसिन। तो एमआरएससी या फिर वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस में हम डेप्टोमाइसिन पे प्रिफर करते हैं। फिर ऑक्साजोलिडीन डाइओन्स मोड ऑफ एक्शन, ये 50S सब यूनिट पे बाइंड करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया को ब्लॉक करते हैं। इनकी एक्टिविटी जो है वैनकोमाइसिन के जैसे ही है, कवर एमआरएसए एज वेल एज वीआरई। लीनिजोलिड पूछा भी जाता है, लीनिजोलिड एक और भी क्वेश्चन लीनिजोलिड आ गया तो बता देती हूँ। लीनिजोलिड और सिटालोप्राम का इंटरेक्शन भी पूछा जाता है कि लीनिजोलिड सिटालोप्राम का इंटरेक्शन क्या होता है, सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज होता है, ठीक है। तो लीनिजोलिड नो रीनल डोज एडजस्टमेंट 1:1 रेशियो में चलता है। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन में दिया जाता है, वीआरई, निमोनिया, एसएसटीआई में चलता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, डोंट यूज विद इन 2 वीक ऑफ माओ इनिबिटर। अभी मैंने क्या बताया, माओ इनिबिटर इनके साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है। वार्निंग क्या है, ड्यूरेशन रिलेटेड माइलोसेपरेशन, माइलोसेपरेशन कॉज करेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स का नंबर कम हो सकता है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी कॉज कर सकते हैं, सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया कॉज कर सकते हैं, जो हमारे ऑक्साजोलिडाइंस होती है, लीनिजोलिड वगैरह। तो ये सब प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स डिक्रीज करेंगे। इनको शेक नहीं करना है, कम सिन पीओ, ओरल रूट में आते हैं टैबलेट के फॉर्मुलेशन में। इनको टैरामाइन कंटेनिंग प्रोडक्ट के साथ भी अवॉइड करना है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। और साथ ही साथ में लीनिजोलिड को जितनी भी हमारे सेरोटोनर्जिक ड्रग है उनके साथ भी हमें अवॉइड करना है। फिर आता है हमारा टेडिजोलिडाइड जो कि अप्रूव है फॉर द एसएसटीआई इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा डल्फोप्रिस्टिन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूनोप्रिस्टिन बोलते हैं। तो डल्फोप्रिस्टिन का काम क्या है, ये बाइंड टू द 50S राइबोसोमल यूनिट, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। एमआरएस से वीआरई में ये एक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन एंट्रोकोकस फेकालिस में इन्फेक्शन में ये नहीं इफेक्टिव होते हैं। इनका साइड इफेक्ट क्या है, माइलेजिया हो गया, इन्फ्यूजन रिएक्शन है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया यानी बिलिरुबिन का लेवल बढ़ाते हैं। ये एडमिनिस्टर होते हैं वाया द सेंट्रल लाइन दिए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा टॉलरेटेड नहीं है, नॉट वेल टॉलरेटेड। एडिशनल ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग में बात करें तो टीजी साइक्लिन चलता है आजकल, सिमिलर है टेट्रासाइक्लिन के, 30S राइबोसोमल पे काम करेगा बाइंड करके। एक्टिविटी एमआरएस से वीआरई एनारोबिक एंड एटिपिकल पे होता है, बट दे हैव अ नॉट इफेक्टिव। तो टीजी साइक्लिन जो है इन पे तो इफेक्टिव है, लेकिन प्रोटियस पे, स्यूडोमोनल इन्फेक्शन पे इफेक्टिव नहीं है। डेथ ऑफ रिस्क भी बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं। सोल्यूशन शुड बी येलो ऑरेंज है, नहीं तो अगर ये सोल्यूशन इस कलर का नहीं है, येलो ऑरेंज में टीजी साइक्लिन का, तो तुरंत इसको डिस्कार्ड कर दो, यानी कि इंट्रैक्शन हो गया है। पॉलीमिक्सिन, एमडीआर ग्राम नेगेटिव पैथोजन, पॉलीमिक्सिन भी एंटीबायोटिक, नेफ्रोटॉक्सिसिटी लीड करेंगे कहीं ना कहीं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी वगैरह भी ये कॉज करते हैं। ग्राम नेगेटिव पैथोजन पे ये यूजफुल होते हैं। क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक होता है, सीरियस ब्लड डिस्क्रियासिस कॉज करता है, यानी कि हीमोलाइटिक अनेमिया, ब्लड में आरबीसी तोड़ेगा, हीमोलाइटिक अनेमिया कॉज करेगा, और ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है। कई बार पूछा गया क्लोरामफेनिकोल कॉज था ग्रे बेबी सिंड्रोम, क्योंकि बच्चों के अंदर यूडीपी एंजाइम की कमी की वजह से यूरोग्लूकोयूरिनिल ट्रांसफरेज एंजाइम, यूडोग्लूकोयूरिनिल, यूडो होता है, यूडोग्लूकोयूरिनिल ट्रांसफरेज एंजाइम की कमी की वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है क्लोरामफेनिकोल। मिससेलेनियस एंटीबायोटिक क्लास में क्लिंडामाइसिन आता है, माइसिन से कंफ्यूज मत हो जाना कि मैक्रोलिड में नहीं है, ये मिससेलेनियस एंटीबायोटिक में आती है क्लिंडामाइसिन। रिवर्सिबली बाइंड टू द 50S राइबोसोमल यूनिट, ग्राम पॉजिटिव में इफेक्टिव है, सीएमआरएस एंड एनारोबिक में इफेक्टिव है, बट दे कैन कॉज द कोलाइटिस। कोलाइटिस वाले पेशेंट को क्लिंडामाइसिन नहीं चलाना चाहिए। इंडक्शन टेस्ट, डी टेस्ट परफॉर्म ऑन द स्टेफिलोकोकस ऑरियस फॉर ससेप्टिबिलिटी चेक करने के लिए। पॉजिटिव डी टेस्ट इंडिकेट द क्लिंडामाइसिन रेजिस्टेंस। तो अगर डी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और क्लिंडामाइसिन दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया जो है वो क्लिंडामाइसिन उस पर इफेक्टिव नहीं है, रेजिस्टेंस कॉज कर लिया है, और क्लिंडामाइसिन की जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई है। मेट्रोनिडाजोल एंड रिलेटेड ड्रग, एक्टिविटी अगेंस्ट द एनारोबिक एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल विजिनियोसिस, टाइकोमोनियासिस में है। वेट्रोनिडाजोल प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देना चाहिए। यूज ऑफ अल्कोहल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल कंटेनिंग प्रोडक्ट के साथ नहीं देना चाहिए। मेटालिक टेस्ट कॉज करता है, जैसे मेट्रोनिडाजोल हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया,
ये मेटालिक टेस्ट कॉज करते हैं, और कैप्टोप्रिल जो है वो लॉस ऑफ टेस्ट कॉज करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना कि डाइसल्फाम जैसा रिएक्शन और मेटालिक टेस्ट, मेट्रोनिडाजोल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्लेजाइल 400 करके ब्रांड नेम आता है, मार्केट में आता है। मेट्रोजिल आता है। टिनिडाजोल ड्रग ड्रग इंटरेक्शन अल्कोहल, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो सकता है। फ्लेजाइल इज अ वीक इनिबिटर ऑफ CYP2C9, तो INR जो है बढ़ सकता है। अगर आप मेट्रोनिडाजोल वार्फिन के साथ ले रहे हो तो ब्लीडिंग बढ़ सकता है। फिर आता है फिडॉक्सीमिसिन है, रिफाक्जिमिन है। तो रिफाक्जिमिन तो अभी मैंने ट्रैवलर डायरिया में भी आप लोग को पढ़ाया था ये चीज। यहाँ पे बाउल सिंड्रोम वगैरह हो गया, TD है, ट्रैवलर डायरिया, प्रिवेंशन ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में रिफाक्जिमिन एंटीबायोटिक यूज किया जाता है, बट सिस्टेमिक इन्फेक्शन में नहीं देते, ओरली अवेलेबल होता है, प्राइमरली टेस्ट इकोलाई। लेकिन क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शन में ऑफ लेवल, मतलब ऑफ लेवल का मतलब है US FDA अप्रूवल नहीं है, लेकिन जैसे मेटफॉर्मिन ऑफ लेवल PCOD में यूज किया जाता है, उसी तरीके से रिफाक्जिमिन एंटीबायोटिक भी ऑफ लेवल क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। यूरिनरी एजेंट फॉस्फोमाइसिन एक्टिव अगेंस्ट ई कोलाई इफिकैलिस बैक्टीरिया इन्फेक्शन, और अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में भी फॉस्फोमाइसिन चलता है। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्रेगनेंसी में यूटीआई इन्फेक्शन में। बैक्टीरियल सेल वॉल इनिबिटर होता है। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन DOC है, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में 100 mg BID इंटू 5 डेज चलता है। रीनल इम्पेयरमेंट चेक करते रहना होगा, और हिमोलिटिक एनीमिया कॉज कर सकता है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको G6PD डेफिशिएंसी है, तो ऐसे पेशेंट में नाइट्रोफ्यूरेंटाइन नहीं देंगे, उस जगह हम सेफोरोक्सिम देते हैं। और सेफर मेडिकेशन यूटीआई में मानी जाती है सेफालेक्सिन, और ब्राउन कलर डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलता है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन के साथ। म्यूपिरोसिन नेजल ऑइंटमेंट के फॉर्म में आता है। MRS से कोलोनाइजेशन में एलिमिनेट करने के लिए म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट अगर पूछा जाएगा, तो नेजल ऑइंटमेंट के फॉर्मुलेशन में पूछा जाएगा, तो वहाँ पे म्यूपिरोसिन आंसर करोगे। तो कई बार ऐसा पूछा गया है कि डोजेस फॉर्म के बिहाफ पे कि डोजेस फॉर्म क्या है, तो उस बिहाफ पे आपको आंसर करना है कि पेरेंट्रल दिया है कि ऑइंटमेंट पूछ रहे हैं, तो ऐसे आंसर आपको करना है। तो दीज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। अब फिर अगली बार बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक तो कितना इंपॉर्टेंट है। जितना भी बोला है ना मैंने, सब पढ़ लेना, नोट कर लेना, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ ले जाओगे तो पेपर निकल जाएगा तुम लोगों का अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।